कैसे हो बच्चों? कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप सीखेंगे इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट की विभिन्न सेवाओं के बारे में, जैसे ईमेल, एफटीपी, टेलनेट यानी रिमोट कनेक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट से कनेक्ट, इंटरनेट कनेक्शन सेवाओं के बारे में, डायल अप कनेक्शन, डीएसएल, केबल लाइन, उपग्रह, 3G और 4G, मोडेम, वेब ब्राउजर, गेटिंग ऑनलाइन, इंट्रानेट, विभिन्न नेटवर्क उपकरणों जैसे हब, स्विच, पुल, रूटर और गेटवे के बारे में। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने की थी। युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया गया था। इसी क्रम में ARPANET यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया, जो कि धीरे धीरे एक संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन चैनल में परिवर्तित हो गया। इसे कॉन्ट्रैक्टर्स, मिलिट्री के लोग एवं विश्वविद्यालय के शोधकर्ता यूज करने लगे एवं उसके विकास में अपना योगदान देने लगे। नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के समूह को विकसित किया गया, जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें एवं डेटा शेयर कर सकें। सन 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क यानी NSF नेट तैयार किया, जिसने बाद में इंटरनेट की नींव रखी। 1980 तक इसमें काफी नेटवर्क जुड़े एवं सहयोग करने लगे। सन 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क यानी NREN की स्थापना की गई। नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN का लक्ष्य शोध एवं शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करना था। साथ ही साथ इंटरनेट के लिए वाणिज्य उपयोग यानी कमर्शियल यूजेस की संभावनाओं की तलाश करना था। इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके जरिए आप नवीनतम वित्तीय समाचार पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं या एक जीवंत राजनीतिक बहस में शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट की परिभाषा। इंटरनेट सूचना संप्रेषण यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी ऐसे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं। यह यूजर्स को सूचना आदान प्रदान करने का मंच प्रदान करता है। इंटरनेट में संचार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफर में उद्देश्यपरकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। इन कंप्यूटरों में सरकारी, विश्वविद्यालय, कंपनीज एवं लोगों के व्यक्तिगत कंप्यूटर शामिल हैं। ज्यादातर इंटरनेट सेवा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करती है। जब कोई कंप्यूटर फाइल रिसीव कर रहा होता है तो क्लाइंट कहलाता है, तथा जब वह फाइल सेंड कर रहा होता है तो वह सर्वर बन जाता है। इंटरनेट पर एक्सेस प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अकाउंट खोलना होता है। इंटरनेट सेवाएं। यहां हम इंटरनेट अर्थात ईमेल, FTP, टेलनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के 4 मुख्य सेवाओं पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं के लिए एक लेखक की ओर से डिजिटल संदेशों के आदान प्रदान करने की एक विधि है। ईमेल के कई लाभ हैं, जैसे एक से एक या एक से कई भेजने के विकल्प। प्राप्तकर्ताओं की भौतिक उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। ईमेल भेजने की लागत बहुत कम है। ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हम ईमेल भेजने की प्रक्रिया अध्याय 5 में विस्तार से जानेंगे। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये एक ग्राहक और कंप्यूटर पर सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइल्स को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दूर दराज के कंप्यूटर्स पर निर्देशिका या फोल्डर्स पहुंचा देता है। ये सॉफ्टवेयर, डेटा और पार्ट फाइल्स को विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बीच स्थानांतरित करने में मदद करता है। FTP क्लाइंट सर्वर के रूप में ही काम करता है। FTP क्लाइंट एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर चल रहा है।
ये आपको दूर बैठे लोगों से बात कराने एवं उन लोगों से सही जवाब लाने में आपकी मदद करता है। FTP क्लाइंट आदेश लेता है और उन्हें सूचना प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट की तरह दूर दराज के कंप्यूटर्स के पास भेजता है, जिसे हम FTP सर्वर के रूप में जानते हैं। दूर दराज के FTP सर्वर पर रिक्वेस्ट करने से पहले ये आवश्यक है कि आपके FTP सर्वर पर पहले से ही FTP अकाउंट मौजूद हो। जब FTP क्लाइंट FTP सर्वर से कनेक्ट होता है तो FTP सर्वर पहचान के तौर पर FTP क्लाइंट के यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए आग्रह करता है। अगर दूर दराज के FTP सर्वर पर FTP क्लाइंट का खाता नहीं है तो भी यह FTP सर्वर पर गुमनाम लॉगिन की तरह जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात वहां मौजूद पब्लिक फाइल्स को एक्सेस कर लेता है। कोई भी FTP साइट पर गुमनाम लॉगिन आईडी और ईमेल एड्रेस को पासवर्ड की तरह से प्रयोग कर जुड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर URL public.ftpservers.example.com/mydirectory/myfile.txt को हम समझने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त URL में myfile.txt एक फाइल है जो कि सर्वर की माई डायरेक्टरी में मौजूद है। टेलनेट यानी टेलीटाइप नेटवर्क एक द्विदिशीय संवादात्मक आवागमन सुगमता प्रदान करने के लिए इंटरनेट या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर इस्तेमाल किए जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आमतौर पर टेलनेट एक दूरस्थ होस्ट पर एक आभासी टर्मिनल कनेक्शन जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP के ऊपर एक 8 बिट बाइट उन्मुख डेटा कनेक्शन को एकमत करता है के माध्यम से एक कमांड लाइन इंटरफेस का अधिगम प्रदान करता है। उपयोगकर्ता डेटा टेलनेट नियंत्रण जानकारी के साथ बैंड में फैले हुए होते हैं। जो भी कमांड क्लाइंट कंप्यूटर पर टाइप किया जाता है वह सबसे पहले लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजा जाता है और वहां से दूरस्थ कंप्यूटर को भेजा जाता है जिसे आप एक्सेस करते हैं। अधिकांश सभी ISP टेलनेट की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे आप अपने अकाउंट के अंदर जाकर किसी दूसरी सिटी में बैठे हुए भी अपने ईमेल को चेक कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों या फिर किसी बिजनेस में व्यस्त हों। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। एक वेब ब्राउजर की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, छवि यानी इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं तथा हाइपरलिंक की सहायता से उन पन्नों के बीच में आवागमन कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना युग के विकास के लिए बहुत अहम था और अरबों लोगों द्वारा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद प्रत्येक दस्तावेज या पेजेस को वेब पेज कहा जाता है। इन पेजेस को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद से एक्सेस किया जाता है जिसे मुख्यतः वेब ब्राउजर कहा जाता है। वेब पेजेस पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया घटकों, साथ ही वेब नेविगेशन, हाइपरलिंक जैसी सूचनाओं का संग्रह हो सकता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर। इन दोनों शब्दों को अक्सर परस्पर पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन ये पर्याय नहीं है। इंटरनेट को हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। यह तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब को सॉफ्टवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। यह हाइपरलिंक और URL के माध्यम से जुड़े वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। वेबसाइट। एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब यानी www फाइलों का एक संबंधित संग्रह है, जिसमें साथ में एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। एक होम पेज वह पेज होता है जो कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वह आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का पता यानी एड्रेस देता है, क्योंकि होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं। वेबसाइट से कई कार्य किए जा सकते हैं। वेबसाइट किसी की निजी वेबसाइट भी हो सकती है या वाणिज्यिक वेबसाइट भी, एक सरकारी वेबसाइट या एक गैर लाभकारी संगठन वेबसाइट। वेबसाइट एक व्यक्ति,
एक व्यापार या अन्य संगठन का काम हो सकता है और आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक शामिल कर सकते हैं। वेब पेजेस को अलग अलग आकार की कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा देखा या एक्सेस किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीए एवं मोबाइल फोन्स। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है, जिसे वेब सर्वर कहते हैं। इसे HTTP सर्वर भी कहा जाता है। स्टैटिक व डायनेमिक वेबसाइट। वेबसाइट्स को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्टैटिक साइट्स की इंफॉर्मेशन स्थिर होती है एवं यूजर के संवाद यानी इंटरैक्शन की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि डायनेमिक साइट वेब 2.0 समुदाय का हिस्सा है और साइट के मालिक और साइट आगंतुकों के बीच संवाद के लिए अनुमति देते हैं। आजकल अधिकांश कॉर्पोरेट वेबसाइट डायनेमिक यानी गतिशील होती हैं, जो बेहतर ग्राहक संवाद और उपभोक्ता व्यवहार की सटीक ट्रैकिंग में मदद करती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL आमतौर पर एक वेब पते के रूप में जाना जाता है। ये एक वेब संसाधन का संदर्भ है। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क पर इसका स्थान पता लगाने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। URL वेब पृष्ठों यानी HTTP के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये डेटाबेस एक्सेस यानी GDBC, फाइल स्थानांतरण यानी FTP, ईमेल यानी मेल टू के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश ब्राउजर वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। URL URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का एक प्रकार है, जो कि एक नेटवर्क पर भौतिक संसाधन को पॉइंट करता है। URI एक संसाधन की पहचान करने के लिए इस्तेमाल पात्रों में से एक स्ट्रिंग है। URI या तो URL या URN यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम या दोनों हो सकता है। URN भी एक URI है, जो कि एक विशेष नाम स्थान में अपने नाम से एक संसाधन को पहचानता है। URN का एक विशिष्ट उदाहरण पुस्तकों की पहचान करने के लिए आई प्रणाली ISBN यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि URN एक व्यक्ति के नाम की तरह ही है और URL व्यक्ति के घर के पते की तरह। जिस तरह आपके घर, दुकान और ऑफिस इत्यादि जिनका पता होता है, उसी तरह प्रत्येक रिसोर्स का भी एक पता होता है, जो कि URL के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से एक URL की वाक्य रचना यानी सिंटेक्स को समझते हैं। www.rkcl.in/index.html URL एक प्रोटोकॉल या स्कीम नाम से शुरू होता है। एक प्रोटोकॉल कंप्यूटर की जानकारी की व्याख्या करने के तरीके को परिभाषित करता है। अधिकांश इंटरनेट पृष्ठ HTTP या HTTPS का उपयोग प्रोटोकॉल के रूप में करते हैं। FTP और टेलनेट भी FTP साइट से कनेक्ट या क्रमशः दूरस्थ साइट को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल URL में एक कॉलन और 2 बैकस्लैश द्वारा काम में लिया जाता है। HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का आधार है। हाइपरटेक्स्ट संरचित टेक्स्ट होता है जो तार्किक लिंक यानी हाइपरलिंक का उपयोग करता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया यानी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है। HTTP का उपयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल HTTPS यानी HTTP सिक्योर है। HTTPS का संचार HTTP पर होता है, पर इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा इनक्रिप्टेड होता है। HTTPS के लिए मुख्य प्रेरणा वेबसाइट के प्रमाणीकरण, गोपनीयता की सुरक्षा और डेटा के आदान प्रदान की अखंडता है। ये विशेष एवं व्यापक रूप से उन इंटरनेट वेबसाइट्स के लिए उपयोग में लिया जाता है जहां पर वित्तीय लेन देन होता है
या फिर डेटा को गोपनीय रखने की जरूरत होती है। आगे अब डोमेन नेम, इस उदाहरण में www.rkcl.in के बारे में समझते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम की पहचान करता है जो कि सूचना को संग्रह करके रखता है जिसे आप खोजने का प्रयत्न करते हैं। इस डोमेन नेम में .in टॉप लेवल डोमेन है, RKCL एक सेकेंड लेवल डोमेन है और www वर्ल्ड वाइड वेब की तरह जाना जाता है। अधिकांश URL में www को लिखा जाना आवश्यक नहीं है। जैसे इस उदाहरण की बात करें तो ब्राउज़र में rkcl.in टाइप करते ही यह स्वयं ही आपको RKCL के होम पेज पर ले जाता है। TLDs यानी टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण इस तरह हैं। टॉप लेवल डोमेन .com, मूल प्रयोग वाणिज्यिक, उदाहरण www.yahoo.com, www.google.co.in। टॉप लेवल डोमेन .edu, मूल प्रयोग शैक्षिक संस्थान, उदाहरण www.met.edu। टॉप लेवल डोमेन .ac, मूल प्रयोग अकादमिक संस्थान, उदाहरण www.vmou.ac.in। टॉप लेवल डोमेन .gov, मूल प्रयोग सरकारी, उदाहरण rajasthan.gov.in। टॉप लेवल डोमेन .net, मूल प्रयोग नेटवर्किंग संस्था और ISPs, उदाहरण www.slideshare.net। टॉप लेवल डोमेन .org, मूल प्रयोग नॉन प्रॉफिट संस्था, उदाहरण www.wikipedia.org। टॉप लेवल डोमेन .in, मूल प्रयोग सभी को उपलब्ध, उदाहरण www.ebay.in। आगे URL के कंपोनेंट फाइल पाथ हैं जो बैकस्लैश के बाद में लिखा जाता है। इस उदाहरण में index.html। अगर आप फाइल पाथ नहीं भी लिखते हैं तो भी यह आपको वेबसाइट के डिफॉल्ट पेज पर ले जाता है और होम पेज से आप किसी भी पेज या फाइल पर जा सकते हैं। सब डोमेन, URL का दूसरा कंपोनेंट सब डोमेन है। URL mail.rkcl.in में मेल सब डोमेन है। डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS। आइए अब समझते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम असल में है क्या। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस यानी पते को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर, सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। ये डोमेन नेम्स, जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, को संख्यात्मक IP एड्रेस यानी न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस में परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं एंड डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सुविधाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये इंटरनेट के प्राथमिक निर्देशिका सेवा यानी प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नाम अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद करने में आसान है। इंटरनेट हालांकि वास्तव में IP पतों यानी IP एड्रेसेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नाम का उपयोग करते हैं, तब DNS सेवा इस डोमेन नेम को एक विशिष्ट IP पते में बदल देती है। उदाहरण के लिए डोमेन नाम www.example.com 198.105.232.4 जैसे किसी IP एड्रेस में परिवर्तित हो सकता है। टिप: अगर URL बहुत लंबा हो तो आप URL शॉर्टनर का इस्तेमाल कर उसके छोटे लिंक बना सकते हैं। लोकप्रिय URL शॉर्टनर में गूगल का goo.gl, tiny.cc इत्यादि आते हैं।
इंटरनेट से कनेक्ट होना। एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे ताकि आप ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें और मूवी देख सकें आदि। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी, एक इंटरनेट सेवा, एक मॉडेम और एक वेब ब्राउजर। इंटरनेट कनेक्शन सेवा। इंटरनेट सेवा को उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जिसकी सुविधाएं आपके एरिया में मौजूद हों, उससे इंटरनेट कनेक्शन सर्विस लेने की आवश्यकता होती है। आप अपने मित्रों, संबंधियों और पड़ोसियों से भी बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वे कौन से आईएसपी की सेवाएं ले रहे हैं। आईएसपी को फाइनल करने से पहले बहुत से फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास उपलब्ध बहुत से अलग अलग प्लान्स के बारे में विचार कर सकते हैं। मुख्य आईएसपीज हैं बीएसएनएल, एयरटेल, टाटा, एमटीएस इत्यादि। बहुत से आईएसपी ऑनलाइन इंटरैक्टिव फॉर्म्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। आईएसपी सामान्यतः विभिन्न स्पीड्स के अनुसार प्लान दर्शाते हैं। अगर आप केवल इंटरनेट को ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो धीमे गति के इंटरनेट कनेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि अगर आप बहुत म्यूजिक और मूवीज डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको तेज गति वाले इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता होगी। आपको कुछ रिसर्च कर यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में क्या विकल्प उपलब्ध हैं। अब हम इंटरनेट सेवा के कुछ सामान्य प्रकार की चर्चा करेंगे। डायल अप। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है और आजकल अप्रचलित है। एक फोन कॉल की तरह एक डायल अप मॉडेम एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जुड़ जाएगा और जब आप वेब सर्फिंग खत्म कर चुके होंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डायल अप एक सेवा है जो मानक यानी स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। आप टेलीफोन लाइन के एक छोर को आपके कंप्यूटर के मोडेम में कनेक्ट करके और दूसरे छोर को फोन जैक में डालकर कंप्यूटर को एक विशेष नंबर डायल करने के लिए कॉन्फ़िगर करके अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। डायल अप आधारित इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को निश्चित रूप से एक कंप्यूटर और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक मोडेम होना चाहिए। मोडेम विभिन्न प्रकार के होते हैं और ज्यादातर महंगे नहीं होते। मोडेम कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। डायल अप इंटरनेट सेवा में आप इंटरनेट और टेलीफोन का उपयोग एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि टेलीफोन का एक छोर मॉडेम से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा छोर फोन आउटलेट में होता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN एक कम्युनिकेशन मानकों का सेट है जो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क को यूज करके आवाज, वीडियो, डेटा को साइमल्टेनियस रूप से डिजिटल संचारित करता है। ISDN की प्रमुख विशेषता यह है कि ये सेम लाइन पर वॉइस एवं डेटा संचारित करता है जो परंपरागत टेलीफोन लाइंस में उपलब्ध नहीं था। ISDN एक सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क प्रणाली है जो साधारण टेलीफोन कॉपर वायर को इस्तेमाल करके वॉइस एवं डेटा को डिजिटल ट्रांसमिट यानी संचारण करने के लिए डिजाइन किया गया है। परिणाम स्वरूप यह एनालॉग टेलीफोन लाइन के मुकाबले एक बेहतर वॉइस क्वालिटी प्रदान करता है। ISDN किसी भी डेटा, वॉइस, वीडियो, फैक्स के मिश्रण यानी कॉम्बिनेशन में कम से कम 2 साइमल्टेनियस कनेक्शन एक लाइन पर डिलीवर कर सकता है। इस लाइन पर एक से अधिक डिवाइस जोड़ी जा सकती हैं। ISDN अधिकतर लोगों की कम्युनिकेशन आवश्यकताओं को ध्यान रख सकता है बिना एक से अधिक एनालॉग लाइंस का कनेक्शन लिए। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL मूल रूप से डिजिटल सब्सक्राइबर लूप जो कि डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइंस के द्वारा संचारित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन साधारण तांबे के टेलीफोन लाइनों द्वारा घरों और छोटे व्यवसायों को हाई बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की एक प्रौद्योगिकी है। दूर संचार विपणन
यानी टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग में डीएसएल व्यापक रूप से असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी एडीएसएल, जो कि इंटरनेट एक्सेस के लिए सबसे आम इंस्टॉल्ड डीएसएल प्रौद्योगिकी है, के नाम से जाना जाता है। डीएसएल सेवा को टेलीफोन सेवा के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डीएसएल डेटा के लिए उच्च आवृत्ति बैंड का उपयोग करता है। ग्राहक परिसर में एक डीएसएल फिल्टर हर एक गैर डीएसएल आउटलेट पर उच्च आवृत्ति हस्तक्षेप को ब्लॉक कर देता है, ताकि वॉइस एवं डीएसएल की सेवाएं एक साथ प्रदान की जा सकें। उपभोक्ता डीएसएल सेवा की बिट रेट की सीमा 256 kbps या 100 mbps या इससे भी ज्यादा होती है। उपभोक्ता की दिशा में डाउनस्ट्रीम, ये डीएसएल प्रौद्योगिकी लाइन की स्थिति एवं सेवा स्तर पर निर्भर करती है। केबल लाइन, केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। यद्यपि इसे पाने के लिए केबल टीवी की जरूरत नहीं है। यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है और दोनों डायल अप और डीएसएल सेवा की तुलना में तेज होता है। हालांकि ये उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केबल टीवी होता है। हैथवे जैसी कंपनियां इन सेवाओं की पेशकश करती हैं। एक केबल मोडेम नेटवर्क ब्रिज का एक प्रकार और एक मोडेम है जो हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल यानी HFC व रेडियो आवृत्ति इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेडियो आवृत्ति चैनल्स के द्वारा द्वि दिशात्मक डेटा संचार प्रदान करता है। केबल मोडेम मुख्य रूप से केबल इंटरनेट के रूप में ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये उच्च बैंडविड्थ नेटवर्क का लाभ लेते हुए ये सेवा देता है। एक केबल मॉडेम एक डिवाइस है जो केबल टीवी लाइन को पीसी से कनेक्ट करता है। 1.5 mbps की दर से डेटा रिसीव करने की अनुमति प्रदान करता है। यह डेटा रेट टेलीफोन मोडेम की डेटा रेट 28.8 और 56 kbps डिजिटल नेटवर्क एकीकृत सेवा यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN की डेटा रेट 128 kbps से बहुत ज्यादा है एवं डीएसएल टेलीफोन सेवा से प्राप्त होने वाली डेटा रेट के लगभग बराबर है। एक केबल मॉडेम को टीवी सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज किया जा सकता है। केबल कनेक्शन से टेलीफोन कनेक्शन के मुकाबले न सिर्फ तेज डेटा दर प्राप्त होती है, बल्कि इंटरनेट का कनेक्शन भी निरंतर बना रहता है। सैटेलाइट उपग्रह, यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, लेकिन इसमें केबल या फोन लाइंस की आवश्यकता नहीं होती। ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप ये लगभग दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देरी से डेटा संचार करता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। 3G और 4G, 3G और 4G सेवा सबसे अधिक मोबाइल फोन और टैबलेट कंप्यूटर्स के साथ प्रयोग किया जा रहा है। ये आपके मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। यदि आपके पास एक उपकरण है जो 3G या 4G सक्षम है, तो आप इंटरनेट घर से बाहर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, यहां तक कि तब भी जब वहां कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है। मॉडेम, मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइंस पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइंस पर इंफॉर्मेशन एनालॉग वेव्स में संचारित की जाती है। मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में एवं एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। एक मॉडेम कंप्यूटर से बाहर जाने वाले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में मॉड्यूलेट एवं कंप्यूटर के अंदर आने वाले एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में डीमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिनकी अब हम चर्चा करेंगे। आंतरिक मॉडेम, इंटरनल मॉडेम। आंतरिक मॉडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है।
जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर्स के साथ संवाद यानी कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। इंटरनल मोडेम बाहरी मोडेम यानी एक्सटर्नल मोडेम से सस्ते होते हैं, क्योंकि इनको पावर आपूर्ति व चेसिस की जरूरत नहीं होती। डायल अप और वाईफाई यानी वायरलेस आंतरिक मोडेम के दो प्रकार हैं। डायल अप मोडेम एक टेलीफोन केबल पर काम करता है। उसे नेटवर्क कनेक्टेड टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए प्रमाणित परिचय यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए होता है। वाईफाई मोडेम नेटवर्क से बिना किसी प्रमाणित परिचय यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के कनेक्ट हो जाते हैं। बाहरी मोडेम एक्सटर्नल मोडेम। बाहरी मोडेम मोडेम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम प्रकार है। टेलीफोन लाइन मोडेम के पीछे के पैनल पर एक सॉकेट में प्लग हो जाती है। बाहरी मोडेम अपनी स्वयं की बिजली आपूर्ति इस्तेमाल करता है, जिससे आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। इन मोडेम के उदाहरण डीएसएल मोडेम हैं, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने में उपयोग में आती है, जैसे इमेजेस, वेब पेजेस, वीडियो कंटेंट्स इत्यादि। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ब्राउजर एक क्लाइंट की तरह काम करता है, जो कि यूजर के कंप्यूटर पर रन होता है। ब्राउजर वेब सर्वर को संपर्क यानी कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वेब सर्वर इंफॉर्मेशन प्राप्त करके वापस इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर को भेज देता है। ब्राउजर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। आज के ब्राउजर्स अति आधुनिक हैं एवं पूरी तरह से कार्यात्मक यानी फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जो वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेजेस, एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट एवं अन्य तरह के कंटेंट्स को प्रोसेस और प्रदर्शित कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक यूजर इंटरफेस, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूजर इंटरफेस, बैकएंड, नेटवर्क एवं डेटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो सबसे लोकप्रिय ब्राउजर हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। अन्य प्रमुख ब्राउजर्स में फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा शामिल हैं। आइए अब हम ब्राउजर के बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अधिकांश प्रमुख वेब ब्राउजर्स के यूजर इंटरफेस में कुछ समान अवयव होते हैं, जिनके नाम अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग हो सकते हैं। ये अवयव यानी एलिमेंट्स हैं पीछे और आगे के बटन्स, बैक व फॉरवर्ड बटन्स। ये पिछले व आगे वाले संसाधन पर जाने के लिए होते हैं। एक रिफ्रेश या रीलोड बटन, जो मौजूदा संसाधन को फिर से लोड करने के लिए होता है। एक स्टॉप बटन, जो रिसोर्स लेंडिंग रद्द करने के लिए होता है। कुछ ब्राउजर्स में स्टॉप बटन को रीलोड बटन के साथ विलय कर दिया जाता है। एक होम बटन यूजर के मुख्य पृष्ठ पर लौटने के लिए होता है। एक एड्रेस बार, जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इनपुट करने में काम आती है। एक सर्च इंजन में इनपुट शब्दों के लिए एक सर्च बार होता है। कुछ ब्राउजर्स में सर्च बार को एड्रेस बार के साथ विलय कर दिया जाता है। एक स्टेटस बार, जो संसाधन या पेज को लोड करने में प्रगति प्रदर्शन करती है। साथ में जूमिंग बटन्स भी होते हैं। व्यू पोर्ट, जो कि ब्राउजर विंडो के भीतर वेब पेज के डिस्प्ले एरिया को दर्शाता है। ब्राउजर में एक पेज के लिए HTML सोर्स को देखने की क्षमता भी होती है। प्रमुख ब्राउजर्स में एक वेब पेज के भीतर खोज करने के लिए इंक्रीमेंटल फाइंड फीचर भी होता है। अधिकतर ब्राउजर HTTP सिक्योर को सपोर्ट करते हैं और वेब कैचे, डाउनलोड हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को नष्ट करने के लिए त्वरित और आसान तरीके प्रस्तुत करते हैं। टिप: विंडोज और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड डिवाइस के लिए क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। क्रोम ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अन्य गूगल आधारित सेवाओं के साथ सहज एकीकरण यानी सीमलेस इंटीग्रेशन के कारण और अधिक सुविधाजनक बन जाता है। ऑनलाइन होने के लिए जब आपने सभी आवश्यक चीजें इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, मोडेम और ब्राउजर का सेटअप कर लिया है,
तो इसके पश्चात आपको कुछ बेसिक सेटिंग कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए करनी होंगी। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क आइकन को टास्क बार से सेलेक्ट करें। वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट करें जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके पश्चात पासवर्ड टाइप करें और दिशा निर्देशों को फॉलो करें। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, ये आइकन आपकी टास्क बार में प्रदर्शित हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अब आप ब्राउज करने के लिए तैयार हैं। अगर वाईफाई अभी भी उपलब्ध नहीं है तो आप ईथरनेट केबल का भी उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको केबल को और पीसी और रूटर या मॉडेम से कनेक्ट करना होगा। अब आप इंटरनेट ब्राउज करने के लिए तैयार हैं। इंट्रानेट। इंट्रानेट एक कंपनी का निजी इंटरनेट है जो सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं, साथ ही में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रानेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल्स के कारण इंटरनेट यूजर इंट्रानेट पर नहीं जा सकता। इंट्रानेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच मुख्य अंतर। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, जबकि इंट्रानेट एक कंपनी का निजी इंटरनेट है जो सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं, साथ ही में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में मुख्य फर्क यह है कि इंट्रानेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल्स के कारण इंटरनेट यूजर इंट्रानेट को एक्सेस नहीं कर सकता। इंट्रानेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। इंटरनेट अधिक व्यापक है और एक बड़ी आबादी तक फैला है। ये सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है और इस प्रकार बहुत से उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है। इंट्रानेट अधिक सुरक्षित और सुरक्षित निजीकरण इंटरनेट का एक संस्करण है। केवल संचार के उद्देश्य से इंट्रानेट एक किफायती तरीका है जिससे संस्था के संचार प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है और पूरे साल डेटा एक्सचेंज बहुत तेज रहता है। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क उपकरण। अंत में आइए हम कुछ नेटवर्क उपकरणों के बारे में सीखते हैं जो कि आपकी इंटरनेट और इंट्रानेट पर एक या एक से अधिक कंप्यूटर को परस्पर जोड़ने में मदद करते हैं। नेटवर्क उपकरण एक टूल है जिसका मुख्य फंक्शन सरलता से इंटरनेट सर्विसेज जैसे कि www और ईमेल को एक्सेस करना है। विभिन्न प्रकार के उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही मुख्य उपकरणों के बारे में जानते हैं। हब। एक हब एक नेटवर्क में उपकरणों के लिए एक आम कनेक्शन बिंदु है। हब्स को सामान्यतः एक लैन के क्षेत्रों यानी सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक हब में कई पोर्ट्स होते हैं। जब एक डेटा पैकेट एक पोर्ट पर आता है तो यह बाकी पोर्ट्स पर कॉपी हो जाता है ताकि लैन के सभी क्षेत्र यानी सेगमेंट्स उस डेटा पैकेट को एक्सेस कर सकें। आमतौर पर एक नेटवर्क हब एक निजी नेटवर्क है जिसका स्थानीय कंप्यूटर, जिसका अर्थ है कोई इंटरनेट का उपयोग के अलावा अन्य स्रोतों से कोई कनेक्शन नहीं है, के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही नेटवर्क बैंडविड्थ सभी जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच विभाजित होती है। इसका अभिप्राय है कि जितने कंप्यूटर हब से जुड़े हुए होंगे, हर कंप्यूटर को मिलने वाली बैंडविड्थ उतनी ही कम हो जाएगी और कनेक्शन उतना ही धीमा हो जाएगा। स्विच। एक नेटवर्क स्विच, स्विचिंग हब, ब्रिजिंग हब एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक से अधिक डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर कनेक्ट करता है। यह गंतव्य डिवाइस तक डेटा प्राप्त, प्रोसेस, फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट स्विचिंग को यूज करता है। नेटवर्क स्विच हब से बेहतर वे उन्नत है क्योंकि यह डेटा को उसी पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है जिस पोर्ट को उसकी जरूरत होती है, न कि सभी पोर्ट्स को जैसे कि हब में होता है। ब्रिज। एक ब्रिज दो नेटवर्क्स यानी खंडों को मिलाने के काम आता है। यह सेगमेंट्स पर कनेक्टेड कंप्यूटर को एक दूसरे के संसाधन एक्सेस करने में मदद करता है। इसकी सहायता से एक लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी विभाजित किया जा सकता है। राउटर। एक नेटवर्क राउटर एक स्विच या हब से बिल्कुल अलग है।
क्योंकि इसका मुख्य कार्य डेटा पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क पर रूट करना है। एक राउटर आसानी से घरों एवं बिजनेस में पाया जाता है क्योंकि ये आपके नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से संचार करने में सहायता करता है। रूटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन यानी ट्रैफिक डायरेक्टिंग का कार्य करते हैं। डेटा पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर पर तब तक भेजा जाता है जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। गेटवे। एक नेटवर्क गेटवे एक इंटरनेटवर्किंग सिस्टम है जिसके द्वारा ऐसे दो नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है जो अलग अलग बेस प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं। एक नेटवर्क गेटवे को पूरी तरह से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों के मिश्रण यानी कॉम्बिनेशन से लागू यानी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक गेटवे हमें अलग अलग नेटवर्क्स में प्रवेश देता है जिससे हम ईमेल भेज सकते हैं, वेब पेजेस को देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आदि। गेटवे का सबसे आम उपयोग ई कॉमर्स में देखा जाता है जहां बैंक सुरक्षित वित्तीय आदान प्रदान के लिए पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं।